नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं यूपीपीसीएस और आरओ का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 27-26। इससे पहले हमने अच्छे से समझ लिए हैं। आज इसका ये 27वां रहने वाला है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे हैं। देर ना करते हुए हम स्टार्टिंग करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। नई दिल्ली में 1947 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी, उसमें किसने कांग्रेस के किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी या अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा बताइए नई दिल्ली में 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। तो देखो, इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता भी थे, याद रखना। और एकीकरण, भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है इनका, और एकीकरण का जनक भी कहा जाता है इन्हें भारत में। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। यह कथन किसका है। महत्वपूर्ण कथन है आपके सामने कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो और अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का प्रयोग करो। पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों। बताओ, ये कथन किसका है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का प्रयोग करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों। तो बताइए किसका है। राम बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या खुदीराम बोस। बताइए किसका कथन है ये। देखो, ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। इन्होंने कहा था कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का प्रयोग करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों। ये महत्वपूर्ण कथन सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, देखो, सुभाष चंद्र बोस काफ़ी फेमस व्यक्ति हुए हैं भारत के, और इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के जो अग्रणी और बड़े नेता हैं उनमें से गिना जाता है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, और इनके फेमस नारे भी थे। एक था जय हिंद का नारा, एक इन्होंने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और देखो, इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में भी ये विजयी हुए थे। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन में अध्यक्षता की। उसके बाद फिर 1938 में त्रिपुरी में भी ये विजयी हुए, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी की वजह से उन्होंने अपनी हार समझ ली थी तो त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कर्मा नृत्य जो है क्या महोबा क्षेत्र में होता है, धुरिया बुंदेलखंड में, धीवर कहार में या नटवरी पूर्वांचल में। बताइए इसमें इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नृत्यों से संबंधित 1-2 क्वेश्चन निश्चित आता है। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है ये महोबा में नहीं होता है। कर्मा एवं शीला जो नृत्य हैं मिर्ज़ापुर जो आदिवासी हैं उनके द्वारा किया जाता है। याद रखना, ये महोबा में नहीं होता है। ये कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में होता है। ठीक है, याद कर लेना। बाकी ये जो दिए हुए हैं धुरिया ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, धीवर कहारों के द्वारा किया जाता है, नटवरी ये पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। बताइए। देखो, सबसे अधिक तो ये अनुसूचित जो जनजाति है सोनभद्र में पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश का जालौन एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। याद रखना, इन चारों में से जालौन ऐसा जिला है इन चारों में जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। बागपत में भी पाई जाती है, देवरिया में भी, लेकिन सबसे अधिक किस में पाई जाती है? सोनभद्र में।
ठीक है। और सबसे कम किस में पाई जाती है, ये भी तो पूछा जा सकता है। सबसे कम पाई जाती है बागपत में। और देखो सबसे अधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है सीतापुर में। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति और सबसे कम अनुसूचित जाति ये दोनों बागपत में पाई जाती हैं। लेकिन सबसे अधिक अनुसूचित जाति सीतापुर में और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? पहला इसमें उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। कौन सा इसमें सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसका सही जवाब होगा उसकी बिक्री। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसकी बिक्री। यानी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित जो संस्कृति विभाग है उसके कार्यों में बिक्री करने का कार्य सम्मिलित नहीं है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद देवीपाटन मंडल का हिस्सा नहीं है? देवीपाटन मंडल का हिस्सा नहीं है, बताइए। पहले तो ये बताओ उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ कितने मंडल हैं। और सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम अलीगढ़ मंडल है। लेकिन ये बता दो कि कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, बताओ। तो इसमें जनपद देवीपाटन मंडल का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर। देखो इसमें से जो सुल्तानपुर दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ये देवीपाटन मंडल का हिस्सा नहीं है। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। इसके अलावा ये बलरामपुर, बहराइच, गोंडा ये सभी देवीपाटन मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। किसके? अयोध्या मंडल के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो देवीपाटन में इसके अलावा जैसे ये गोंडा, बहराइच, बलरामपुर तो हो ही गए, इसके अलावा एक श्रावस्ती भी आता है। ठीक है, आगे देख लो अब क्वेश्चन नंबर 7। यह गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। उपरोक्त में से किस खाड़ी का वर्णन है? गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर मुहाना बनाती हैं? कच्छ की खाड़ी में, खम्बात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? देखो रिफ्ट वैली से ये बहती हैं और ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये खम्बात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, ये जो दोनों नदियाँ हैं। किसमें? खम्बात की खाड़ी में, अरब सागर में अपना वो बनाती है मुहाना। ठीक है, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? ये गुजरात में पड़ती है, कच्छ जिले में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी दक्षिण भारत में स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तमिलनाडु के जो दक्षिण तथा राम सेतु है उसके पश्चिम में ये पड़ती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी ये जो ऑप्शन डी में दी हुई है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और भारत के सबसे अधिक जो द्वीप हैं इसी खाड़ी में पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में। सुंदरबन का डेल्टा भी उसी साइड में है। ठीक है, आगे देख लो अब क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में कौन कौन से देश एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित हैं? कौन कौन से देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में हैं? यूक्रेन, रूस, तुर्की, रूस तथा इटली, यूक्रेन तथा तुर्की, बताइए। देखो रूस तो निश्चित है, रूस तो काफ़ी बड़ा भी है और दोनों क्षेत्रों में पड़ता है। अधिक क्षेत्रफल तो रूस का एशिया में आता है, लेकिन उसकी जो राजधानी है मॉस्को वो यूरोप में आती है, तो इस वजह से इसको गिना यूरोप में जाता है। बाकी ये दोनों में पड़ता है। ठीक है, देखो यूक्रेन पड़ता है क्या इसमें? देखो यूक्रेन यूरोप में है पूरी तरह से, तो पहला कट गया। तुर्की और रूस बताओ। तो देखो तुर्की यूरोप में भी पड़ती है और एशिया में भी पड़ती है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। दोनों महाद्वीपों में पड़ती है। तुर्की का जो वर्तमान में नाम है अब तुर्की हो चुका है और इसकी राजधानी अंकारा। ठीक है, जो यहाँ का इस्तांबुल है सबसे बड़ा शहर है और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है, याद रखना। ठीक है, पूछा जा सकता है।
और रूस और यूक्रेन के मध्य अभी युद्ध चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है चलते चलते। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व है इन चारों में जो पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाता है? आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या सिलिकॉन? बताइए। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शायद बहुतों को पहली बार पता चले कि पृथ्वी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। कोई कहे लोहा, कोई एल्युमिनियम कहे, लेकिन पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा तत्व है? तो देखो इसका ऑप्शन बी जो है ऑक्सीजन, ये सही हो जाएगा। ऑक्सीजन पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, याद रखना। देखो वजन के अनुसार देखोगे तकरीबन आयरन जो है 35% की मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन 46.6%, यानी आयरन तो पाया जाता है पृथ्वी में तकरीबन 35% के आसपास, और ऑक्सीजन पाया जाता है 40.6% के आसपास पृथ्वी में। ठीक है, तो ज़्यादा ही पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी है। और सिलिकॉन भी पाया जाता है, सिलिकॉन जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा प्रमुख तत्व है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में द्वीप है और एक साइड में क्षेत्रफल है। देखो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है, तो देखो बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें होन्शु द्वीप जापान में पड़ता है, बिल्कुल सही है। होकेंडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू, ये चारों द्वीप जापान में पड़ते हैं। और देखो सेली बीच, क्या ये वियतनाम में पड़ता है? देखो सेली बीच जो है ये वियतनाम में नहीं पड़ता है, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। तो इस ऑप्शन सी ये गलत है, और आंसर भी यही है इसका। किस में पड़ता है ये? सेली बीच द्वीप जो है इंडोनेशिया में। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है, याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखो द्वीप किसे कहते हैं? वह भूभाग जिसके चारों तरफ समुद्र हो, यानी जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके तीनों तरफ पानी हो जबकि एक साइड में भूमि हो, तो उसके प्रायद्वीप कहते हैं उसको। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 4 बड़े द्वीपों को जैसे हम देखते हैं, तो सबसे बड़ा द्वीप तो है ग्रीनलैंड, उसके बाद है न्यू गिनी, और उसके बाद बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। तो 4 बड़े द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तकरीबन 21 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। और देखो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी, लुजोन द्वीप जो है ये फिलीपींस में पड़ता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? कौन सा जिला है जो तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर या इनमें से कोई नहीं? तांबे का उत्पादन इनमें से किस में सबसे अधिक किया जाता है? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ललितपुर। ललितपुर जो है तांबे उत्पादन में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है। इसके अलावा यहाँ पर यूरेनियम का भी उत्पादन होता है। देखो ललितपुर का एक जिला है सोनराई, इस क्षेत्र में तांबे का जो उत्पादन है काफ़ी मात्रा में होता है। तांबे के खनिज व अयस्क आग्नेय व अवसादी दोनों चट्टानों में पाए जाते हैं। जो तांबे के खनिज हैं व अयस्क इसके जो पाए जाते हैं वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों में दोनों में पाए जाते हैं, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की 2000, 1999, 2005 या 2011 में? उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1999 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में की गई थी, याद रखना। गौ सेवा अधिनियम है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा अधिनियम 1999 के अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, 24 मार्च 1999 को, याद रखना। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ना, देखो गौ सेवा आयोग जो इसकी स्थापना की गई है, इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। इसके नाम में ही जाहिर हो रहा है कि गौपालन एवं संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी गाय के पालन और उसके संरक्षण को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे देखो, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मकरी एवं खुह क्षेत्र मिर्ज़ापुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर,
खजुराहो क्षेत्र सोनभद्र, भीकमपुर क्षेत्र ललितपुर। बताइए, नॉन फायर प्लास्टिक किले ये कहाँ पर पाया जाता है? देखो ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, और मिर्ज़ापुर में मकरी एवं खोह जो क्षेत्र है उसमें, मकरी एवं खोह क्षेत्र जो मिर्ज़ापुर में है वहाँ पर नॉन फायर प्लास्टिक किले ये उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में, याद रखना। देखो सोनराई क्षेत्र ये ललितपुर में है और ये तांबे उत्पादन के लिए फेमस है। खजुराहो क्षेत्र ये सोनभद्र में है, ये भी काफ़ी फेमस है, ये डोलोमाइट के उत्पादन के लिए फेमस है। जबकि इसमें जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है भीकमपुर क्षेत्र, ये भी पूछा जा सकता है, ये ललितपुर में है और ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर में भीकमपुर सोने के लिए है, याद रखना। और खजुराहो क्षेत्र सोनभद्र का ये भी काफ़ी फेमस है, ये डोलोमाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोनराई क्षेत्र जो ललितपुर में है ये तांबे के लिए है, ठीक है। मकरी एवं खोह क्षेत्र जो है ये मिर्ज़ापुर में नॉन फायर प्लास्टिक किले के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की स्थलीय नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की स्थलीय नदी यमुना, गोमती, गंडक और सरयू, चारों में बताइए। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमती जो नदी है उत्तर प्रदेश की स्थलीय नदी है। और देखो गोमती नदी का जो उद्गम होता है पीलीभीत का जो दलदली क्षेत्र है, जैसे फुलहर झील है वहाँ पर, उस जगह से होता है और इसकी कुल लंबाई जो है 940 किलोमीटर के आसपास है। और देखो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो यमुना है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और ये जो निकलती है ये पीलीभीत जो क्षेत्र है दलदली क्षेत्र, गोमती नदी वहाँ का फुलहर झील है, वहाँ से निकलती है, 940 किलोमीटर लंबी है। देखो पीलीभीत से निकलने के बाद तकरीबन शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर जो और आपका लखनऊ, इन ज़िलों से होकर के प्रवाहित होती है और फिर ये आगे गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है ये गोमती जो है, ठीक है, याद रखना। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने वर्ष 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, फोर्ब्स, ठीक है, जिसमें 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला सम्मिलित नहीं है? निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार, सोमा मंडल या सुधा मूर्ति, जो 4 महिलाएं शामिल हैं विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में, जो बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग बताना है। 4 कौन कौन है उसमें और चारों में से कौन सी नहीं है वो बताना है इसमें। तो देखो इसमें ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सुधा मूर्ति ये शामिल नहीं है उसमें। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार, शोभा मंडल ये शामिल हैं इसमें। इसके अलावा एक कौन है उनका नाम और बता दो आप। जैसे एक हो गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक रोशनी नादर मल्होत्रा भी हैं, ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा वो भी हैं इसमें, ठीक है। और आपके एक हैं शोभा मंडल भी पूछी जा सकती हैं और किरण मजूमदार। तो ये 4 हैं, इसमें सुधा मूर्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी संस्था विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है? देखो सूचकांक निश्चित आते हैं 1-2 क्वेश्चन के रूप में, अच्छे से सभी को रट लेना कि कौन सी संस्था विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। और खुशहाली में भारत का कौन सा स्थान है बताइए। देखो तो बताओ इसमें कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो देखो ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखो 2024 में देखोगे आप तो भारत की भी इसमें रैंक है 126 में, ठीक है। भारत की रैंक कितनी है इसमें? 126 में। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है खुशहाली में? तो फिनलैंड है इसमें पहले स्थान पर, ठीक है, फिनलैंड। और देखो इसमें जो खुशहाली को मापते हैं हम, तो इसमें 6 कारकों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सामाजिक सहयोग, उसके अलावा आय, स्वास्थ्य भी देखा जाता है इसमें, स्वतंत्रता, उदारता और इसमें भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति इसको भी देखा जाता है, ठीक है। उसी के अनुसार विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है और इसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। आगे देख लो, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए 22 जनवरी, 25 मार्च, 10 अप्रैल या 26 जुलाई? बताइए, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है?
देखो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। किसको? 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और देखो इसको मनाने का जो उद्देश्य है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ना। यानी ये समझ सकते हो इसमें मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जुलाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन उज्बेकिस्तान की मुद्रा है? उज्बेकिस्तान की मुद्रा बताइए। देखो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है ये बता दो पहले, और यहाँ की मुद्रा बता दो। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सुम। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सुम है यहाँ की मुद्रा, ठीक है, ऑप्शन डी सुम। उसके अलावा और क्या बताऊँ? जैसे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की मुद्रा है टेनगे। टेनगे जो ए में दिया हुआ है ये कजाकिस्तान की मुद्रा है। और ये मनात, ये भी बता दूँ, मनात जो है ये तुर्कमेनिस्तान की है। और ये सोमोती है आपकी उसकी ताजिकिस्तान की, ठीक है, ताजिकिस्तान की, इतना ही याद कर लो। और मनात है आपकी तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान। और टेनगे ये भी पूछी जाती है कजाकिस्तान की, ठीक है। देखो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और देखो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, और इसी में गए थे लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। आज तक रहस्य बना हुआ है कि कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी, किसने मारा था, या खुद मरे थे, या कोई कारण था, क्या कुछ रहस्य है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, वायु तथा मृदा प्रदूषण, वायु जल तथा मृदा प्रदूषण, या जल प्रदूषण। फसलों पर अगर आप डीडीटी के छिड़काव को करोगे तो उससे प्रदूषण कौन सा होता है बताइए। तो देखो फसलों पर डीडीटी के छिड़काव के कारण वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, और मृदा प्रदूषण भी होता है, ठीक है। तो समझ सकते हो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तीनों ही प्रदूषण होते हैं इससे। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? भारत में किस राज्य में पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, बताइए। दोस्तों क्लास अच्छी लगती हो, मज़ा आता हो, क्वेश्चनों को करने में यूजफुल लगती हो, तो चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मिल जाती है, ठीक है। तो बताओ इसमें भारत के किस राज्य में पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा में? जल आधारित नहीं, पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में किया गया है इसकी शुरुआत की गई है सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई है। कब? अक्टूबर 2020 में। और देखो यह परियोजना जो दिबांग घाटी है उसके 38 गाँवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, उन्हीं के लिए ये समर्पित है, दिबांग घाटी में, ठीक है। आगे देख लो अब क्वेश्चन नंबर 21। इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में सिंचाई परियोजनाओं के नाम है और एक साइड में राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। देखो दमन गंगा सिंचाई जो परियोजना है ये कहाँ पर है? क्या ये गुजरात में है? देखो दमन गंगा सिंचाई परियोजना दक्षिणी गुजरात में पड़ती है, तो इसका ये बिल्कुल सही है, और दमन गंगा नदी पर ही है, ठीक है। तो इसका ये एक ही हो जाएगा। गिरना जो सिंचाई परियोजना है, देखो सिंचाई जो परियोजना होती हैं ये ओनली सिंचाई के माध्यम से ही बनाई जाती हैं, इनका उद्देश्य होता है सिंचाई करना, ठीक है। और जो बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं यानी बहुउद्देश्य, एक से अधिक यानी बहुत उद्देश्य होते हैं जिन योजनाओं के, जैसे सिंचाई भी होती है, उनसे विद्युत का उत्पादन भी होता है, समझ सकते हो, काफ़ी कामों में आती हैं वो, और पीने के लिए पानी के भी काम में आती हैं वो। तो सिंचाई परियोजना तो ओनली सिंचाई के लिए, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं उनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। देखो गिरना परियोजना
ये जो गिरना परियोजना है ये महाराष्ट्र में पड़ती है, जलपाव जिला है वहाँ का, और गिरना नदी पर ही स्थित है। तो देखो इसका भी मिलान ठीक है। पम्बा परियोजना, पम्बा परियोजना के बारे में जानो कि ये भी केरल में पड़ती है, तो इसका भी मिलान ठीक है। पम्बा परियोजना केरल में पड़ती है और पम्बा नदी पर ही स्थित है, ठीक है, तो इसका भी मिलान सही है। दामोदर घाटी परियोजना ये पश्चिमी बंगाल में पड़ती है और दामोदर नदी पर ही स्थित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है इससे अधिक लाभान्वित हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4, देख लो ऑप्शन ए ही सही है इसका। देख लो अब क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण कौन सा है। सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। बताइए। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण पूछा है इसमें। देखो प्रभावी कारण जानने से पहले ये समझो कि प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं। एक सेकंड पानी पी लूँ। देखो प्रवाल विरंजन किस घटना को कहते हैं कि जैसे जैसे प्रवाल हैं, ठीक है, जब प्रवाल पर रहने वाले जो रंगीन जुजेंथली शैवाल होते हैं ना, जैसे प्रवाल पर जो निर्भर रहने वाले जैसे समझो कि प्रवाल पर निर्भर रहने वाले जो रंगीन जुजेंथली शैवाल होते हैं, जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं, तो जब ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक जो सफ़ेद रंग है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इसी घटना को यानी प्रवाल के ऊपर से जो रंगीन जुजेंथली शैवाल हैं उनके ऊपर से हटने की घटना को जब उनका सफ़ेद कलर आ जाता है तो उसी को ये प्रवाल विरंजन कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना होती है जब प्रवालों के ऊपर से रंगीन जुजेंथली शैवाल पर्यावरण के घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद रंग में आ जाते हैं, और इसी घटना को कहते हैं प्रवाल विरंजन, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूछा है आपसे कि इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, बताइए। तो देखो इसका महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगर जब सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवालों के ऊपर से रंगीन जुजेंथली शैवाल हट जाते हैं और वो अपने वास्तविक रूप सफ़ेद कलर में आ जाते हैं, याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, स्टार लगा लेना, काफ़ी पूछा जाएगा। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र और भू रासायनिक चक्र, बताइए। देखो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर के पोषक तत्वों का गुजरना ही कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों से पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर के पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, समुद्र, घास के मैदान, वन या पर्वत, चारों में बताओ। पहले तो ये अनुमान लगा लो कि सबसे विशाल कौन सा है, उसी हिसाब से समझ सकते हो इसे। क्या समुद्र सबसे विशाल है, घास के मैदान विशाल हैं, वन या पर्वत, तो उसी हिसाब से लगा लो कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इन चारों में सबसे विशालतम है समुद्र, ठीक है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ निम्नलिखित में से कब किया गया था। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, स्टार ये भी है। देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ कब किया गया था, 1988, 1995, 2003 या 2014 में। देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो आरंभ किया गया था ये 1988 में किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसको आरंभ करने का जो उद्देश्य है, देखो उद्देश्य निश्चित पूछे जाते हैं, उद्देश्य तो आपको पढ़ना चाहिए, एक डेट पढ़नी चाहिए। इसका जो उद्देश्य है वर्ष 2007 तक, यानी इस मिशन का जो उद्देश्य है वर्ष 2007 तक
15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक जो समूह हैं उसके निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% जो है इसकी साक्षरता का लक्ष्य इसमें प्राप्त करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था 2007 तक 15 से 35 वर्ष की आयु के। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26। प्रधानमंत्री वाणी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री वाणी योजना, देखो योजनाओं से भी संबंधित आते हैं क्वेश्चन 1-2, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रधानमंत्री वाणी योजना के संदर्भ में पहला कथन है, इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। क्या प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी? बताओ। देखो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2020 में, तो इस वजह से ये पहला गलत है। कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग 2020 में हुई थी प्रधानमंत्री वाणी योजना की। दूसरा है, इस योजना के द्वारा देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखो ये सही है, इसका ये दूसरा कथन सही है। प्रधानमंत्री वाणी योजना के द्वारा ही देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसकी शुरुआत जो की गई थी प्रधानमंत्री वाणी योजना की 2020 में की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। निर्विक योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्विक योजना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध कराने से, देश में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षमता विकसित करने से, असंगठित क्षेत्र के विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने से, या निर्यातकों की ऋण उपलब्धता बढ़ाने से। बताइए निर्विक योजना। देखो ये जो निर्विक योजना है इसके बारे में तो ये समझ लो कि इसकी जो घोषणा की गई थी भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, जो केंद्रीय बजट 2020-21 का था, ठीक है, उसमें की गई थी इसकी घोषणा जो की गई थी निर्विक योजना की। और जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी महत्वपूर्ण संबंधित है ये निर्विक योजना, ये किससे संबंधित है? ये छोटे निर्यातकों के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। निर्यातकों की ऋण उपलब्धता बढ़ाना है इसका, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न शब्दों पर विचार करें। पहला है समाजवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा सार्वभौमिक, चौथा इसमें धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो अगर आपको प्रस्तावना पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। प्रस्तावना को अच्छे से घोट करके पी जाओ, 8-10 बार उसे रिवाइज करो, निश्चित अपने आप याद हो जाएगी, याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बताना है इसमें शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये बाकी सभी शब्द वैसे प्रस्तावना में दिए हुए हैं, लेकिन आपको इसमें प्रस्तावना में क्रम से लगाना है। ठीक है, देखो अब मैं आपको प्रस्तावना को बता रहा हूँ बोल करके, उसी हिसाब से आप देखते चलना कि क्रम से कैसे होगा। कि जैसे प्रस्तावना में दिया हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखो ये प्रस्तावना है कंप्लीट। ठीक है, इसको आप 8-10 बार अच्छे से रिवाइज करोगे, निश्चित आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्रम से देखना है कौन कौन से शब्द आएंगे। देखो जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही वर्ड लिखे हों, लेकिन उससे संबंधित महत्वपूर्ण अर्थ यानी सेम अर्थ हो तो उस हिसाब से शब्द भी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है इसमें 3 में जो दिया हुआ है सार्वभौमिक, ये कहीं भी नहीं आया, मैंने जो बोला सार्वभौमिक नहीं आया, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो आया, तो उसी से हिसाब से आप समझ सकते हो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ही है सार्वभौमिक। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें 3 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, उसके बाद आएगा समाजवादी 1 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आएगा, फिर इसमें 4 आ जाएगा फिर, और फिर उसके बाद आएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक भी कह सकते हो, लोक यानी जनता और उसी हिसाब से देख सकते हो प्रजातांत्रिक, तो इसमें 2 आ जाएगा। 3 1 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ये क्रम है इसका 3 1 4 2, तो इसका ऑप्शन सी सही है।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में देखना है ये कथन। ठीक है, देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में पहला कथन देखो कि यह मानवाधिकार की किसी भी अवहेलना की स्व प्रेरणा से पूछताछ कर सकता है। स्व प्रेरणा से कर सकता है क्या, बताइए। देखो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पहली बात तो ये समझ लो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है ये संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। पहली बात तो ये समझ लो। इसमें आयोग के जो कार्य हैं वो आपको बता देता हूँ मैं, कि मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच करना या किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, इसके अलावा जिसकी वह अवहेलना करता हो ये संबंधित है इसमें, या जो जांच स्व प्रेरणा से या न्यायालय के आदेश से करना, तो देख सकते हो इसमें स्व प्रेरणा से भी ये जांच कर सकता है और न्यायालय के आदेश से भी, यानी मानवाधिकार किसी भी अवहेलना की जांच स्व प्रेरणा से यानी खुद भी कर सकता है और न्यायालय के आदेश के बाद भी कर सकता है। तो ये पहला सही है इसमें। दूसरा जो दिया हुआ है, यह घटना के केवल 1 वर्ष भीतर ही मामले की जांच कर सकता है, यानी घटना हुई हो और उसे 1 साल से अधिक समय ना हुआ हो तो उसी घटना की ये जांच कर सकता है क्या, बताइए। तो देखो ये दूसरा भी सही है, समझ सकते हो। 1 साल से अधिक पुरानी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर इस आयोग के द्वारा उस घटना की जांच की जाएगी तो 1 साल से कम समय होना चाहिए उस घटना को। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, कौन सी है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार वह होती है, क्या पहले के अनुसार देखो, जो राज्य की सत्ता के विषय में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। बताइए क्या यह सही है। पहला ये सही है क्या इसमें। तो देखो दूसरा भी देख लो कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। पहले में क्या दिया हुआ है, जो राज्य की सत्ता के हित में, और दूसरा है इसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार, तो देखो संवैधानिक सरकार में तो जनता का हित देखा जाएगा, यानी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के हित में देखी जाएगी, ना कि राज्य के हित में। तो ये पहला तो गलत है इसमें। तो सही कौन सा होगा इसमें, दूसरा सही हो जाएगा इसका, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वही संवैधानिक सरकार कहलाती है। ठीक है, तो इसका दूसरा बिल्कुल सही है, पहला इसमें गलत है। ठीक है, देखो दूसरे के पहले के बारे में बताऊं, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो सरकार कहलाती है तानाशाही या अलोकतांत्रिक, ना कि लोकतांत्रिक। जैसे कि चीन में देखी होगी आपने, वर्मा में भी है, थाईलैंड में है। यानी जो सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाएगी तो वो तानाशाही सरकार कहलाएगी, और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य पर प्रतिबंध लगाएगी वो संवैधानिक सरकार कहलाएगी, यानी लोकतांत्रिक सरकार वो कहलाएगी। ठीक है, जैसे भारत की है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पहला इसमें गलत है, तो केवल इसका 2 सही हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं होता है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होता है। क्या ये गैर सरकारी विधेयक होता है, बताइए। देखो 2 तरह के विधेयक होते हैं संसद में, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, लेकिन गैर सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्री के अतिरिक्त जो सदस्य होते हैं, यानी जो सांसद होते हैं सदन में, उसके द्वारा जो पेश किया जाता है वो गैर सरकारी विधेयक होता है। इसमें पहला दिया हुआ है गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं होता है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होता है। तो देखो इसमें मंत्री तो नाम निर्दिष्ट भी हो सकता है, अगर वो मंत्री है और वो नाम निर्दिष्ट भी है तो क्या वह गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा। तो देखो पहला गलत है, याद रखना, गैर सरकारी विधेयक ओनली वो होता है जो मंत्री के द्वारा पेश नहीं किया जाता है।
जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है वो सरकारी विधेयक होता है। दूसरा देखो, वर्ष 2016 में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया था क्या? 2016 में कोई गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया था क्या? तो देखो 2016 में तो कोई भी गैर सरकारी विधेयक पारित नहीं किया गया था, इस वजह से समझ सकते हो ये दूसरा तो इसमें गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये दूसरा भी। और देखो एक चीज़ याद रखना, अब तक जो गैर सरकारी विधेयक हैं, अब तक मात्र 14 विधेयक ही पारित हुए हैं भारत में। अभी तक मात्र 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। अधिकतर जो पारित होते हैं वो सरकारी विधेयक ही होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसमें संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। देखो संपत्ति का अधिकार पहले था मूल अधिकार जब 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में इसको विधिक अधिकार यानी इसको जोड़ दिया है और 301 आर्टिकल में। ठीक है, देखो अगर किसी आर्टिकल के पीछे ये कैपिटल वर्ड लग जाएं जैसे ABCD तो समझ लेना उसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। मात्र अब 6 मूल अधिकार हैं। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सुलझाया जा सकता है क्या? बताइए, क्या संसद के सदनों में कोई विवाद होता है तो क्या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सुलझाया जाता है उसको? देखो संसद के सदनों में अगर किसी विधेयक पर कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यानी किसी तरह से कोई असहमति होती है तो उस पर संयुक्त बैठक होती है। और देखो संयुक्त बैठक जो होती है वो सामान्य विधेयकों पर होती है, धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती है। और देखो धन विधेयक में जो संपूर्ण अधिकार होता है वो लोकसभा के पास ही होता है, और जो संविधान संशोधन होता है विधेयक उस पर भी समझ सकते हो। तो उस वजह से उस पर इसमें मतभेद होने की संभावना होती ही नहीं है उन दोनों विधेयकों में। लेकिन जो सामान्य विधेयक होते हैं उन पर मतभेद होता है, और इस स्थिति में जो मतभेद होता है उसको संयुक्त बैठक के माध्यम से सुलझाया जाता है। और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष ही इसको सुलझाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा भी गलत है इसमें। और ये बता दो मुझे कि जो संयुक्त बैठक होती है वो आर्टिकल में किस आर्टिकल के माध्यम से होती है, किस आर्टिकल में दिया हुआ है संयुक्त बैठक का प्रावधान? तो देखो इसमें ये दोनों ही गलत हैं, और इसमें पूछा है कौन सा सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी होगा इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। क्या ये सही है? देखो आर्टिकल है एक 143, उसमें सलाहकारी अधिकारिता के बारे में दिया हुआ है कि ये जो सलाहकारी अधिकारिता जो होती है केवल सर्वोच्च न्यायालय को होती है, ना कि इसमें जो दिया हुआ है उच्च न्यायालय। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, यानी सलाहकारी जो अधिकारिता होती है वो सर्वोच्च न्यायालय को होती है आर्टिकल 143 के अनुसार। ठीक है, और भारत में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है क्या? बताओ, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, देखो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में, लेकिन राज्य में क्या जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार होता है राज्य में महाधिवक्ता, और इसकी नियुक्ति जो की जाती है क्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो देखो ये भी गलत है इसमें, क्योंकि इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा राज्य में। और इसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल है एक 165 उसमें दिया हुआ है। और ठीक है, और ये पहला जो इसमें दिया हुआ है अपीलीय यानी सलाहकारी जो अधिकारिता का अधिकार है ये आर्टिकल 143 में दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति जो सलाह मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से मांगता है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। अब ये पूछा है इसमें कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है, इसका भी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। दूसरा है राज्यसभा को धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति निहित नहीं है। तो इनमें बताओ कौन सा सही है? अस्वीकार करने में, सॉरी स्वीकार करने बोल गया हूँ। देखो राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
संविधान के अनुच्छेद है 113(2), उसमें दिया हुआ है कि अनुदानों की मांगें जो होती हैं वो लोकसभा में रखी जाती हैं और उसे ही उस पर मतदान करने का अधिकार होता है। यानी जो अनुदान की मांगें होती हैं वो ओनली लोकसभा में पेश की जाती हैं और इन पर जो मतदान का अधिकार होता है केवल लोकसभा को होता है। इसमें अनुदान की मांगों पर मतदान करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं होता है। तो पहला बिल्कुल सही है इसमें। दूसरा इसमें राज्यसभा को धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं होती है। देखो अभी बताया था मैंने, धन विधेयक पर जो संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ लोकसभा के पास ही होती हैं। राज्यसभा तो धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। और देखो 14 दिनों तक जिस रूप में उसके पास भेजा गया है, अगर उस रूप में उसको पास कर दे तो ठीक है, नहीं वो अपने आप यानी खुद ब खुद वो उसी रूप में पास हो जाता है जो लोकसभा ने पास करके राज्यसभा के पास भेजा है। ठीक है। और आर्टिकल देखो एक है आर्टिकल 109, उसमें दिया हुआ है कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। और धन विधेयक से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 110 में दिए हुए हैं, याद रखना। और वित्त विधेयक भी काफ़ी पूछा जाता है, वित्त विधेयक और धन विधेयक। देखो दोनों में बता दूं, जो सभी धन विधेयक होते हैं वो तो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। यानी समझ सकते हो कि जो वित्त विधेयकों का आकार है वो बड़ा होता है धन विधेयकों के मुकाबले। यानी वित्त विधेयकों में धन विधेयक के अलावा भी कुछ विधेयक होते हैं। ठीक है, आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 35, अधोलिखित में से कौन सी एक दारा सिकोह की रचना है? दारा सिकोह की रचना कौन सी है? दारा सिकोह, देखो दारा सिकोह काफ़ी फेमस व्यक्ति हुआ है और काफ़ी योग्य व्यक्ति भी था, याद रखना। ये दारा सिकोह जो था बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल का बड़ा पुत्र था। जो शाहजहाँ हुए हैं उसके बड़ा पुत्र था ये मुमताज़ महल का। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा ही मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनाया गया है आगरा में, याद रखना। ठीक है, तो दारा सिकोह ये काफ़ी फेमस था और पंजाब का सूबेदार बनाया था शाहजहाँ ने इसको। और देखो ये ऐसा कहा जाता है कि इसी के द्वारा बामन उपनिषदों का सिर-ए-अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। बामन उपनिषदों के द्वारा, यानी इसने कुछ स्वयं भी योगदान दिया था और अन्य विद्वानों का भी इसमें योगदान लिया था। जो बामन उपनिषद हैं उनका इसने सिर-ए-अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसकी रचनाओं में देख लो, इसमें चारों में से कौन सी है दारा सिकोह की रचनाओं में? ठीक है, तबकात-ए-नासिरी, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, मज्म उल बहरैन। बताइए। तो देखो ऑप्शन डी में जो दी हुई है मज्म उल बहरैन, ये जो रचना है ये दारा सिकोह की रचना है। ठीक है, दारा सिकोह के द्वारा लिखी गई थी मज्म उल बहरैन। देखो तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, ये किसके द्वारा लिखी गई? देखो किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, एक ही पुस्तक के नाम है तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। ये 1030 में लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी ये प्रथम विदेशी था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, देखो गाजी का मतलब जानते हो कोई? काफिरों का नाश करने वाला होता है। महमूद गजनवी ने यह पदवी धारण की थी। महमूद गजनवी ने गाजी, और देखो महमूद गजनवी के बारे में मैं काफ़ी बता चुका हूँ, पहले पढ़ना उसको अच्छे से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखो फिरदौसी भी हुए हैं उसी के टाइम में, दरबारी लेखक थे फिरदौसी महमूद गजनवी के, उनके द्वारा एक शाहनामा थी वो लिखी गई थी। और देखो और क्या बताऊं, वैहाकी भी उसी के टाइम में हुए हैं। तारीख सुबुक्तगीन जो महमूद गजनवी के पिता थे सुबुक्तगीन, उनकी जो बायोग्राफी थी वो तारीख सुबुक्तगीन वैहाकी के द्वारा लिखी गई थी। और देखो ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तबाकत-ए-नासिरी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सिराजुद्दीन के द्वारा लिखी गई थी शायद ये। तबकात-ए-नासिरी सिराजुद्दीन, कुछ और पूरा नाम है उसका, अच्छे से देख लेना, मुझे इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, आगे देख लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमील कहा जाता था क्या? देखो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी जो हुआ करते थे उसको आमिल या अमल गुजार कहा जाता था। तो ये पहला तो सही है इसमें। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। दिल्ली के सुल्तानों की जो एकता प्रणाली थी प्राचीन देशी संस्था थी क्या? बताइए। दूसरे में देखो एकता प्रणाली की इसकी शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा।
ये तो सभी को पता ही होगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ है इस इल्तुतमिश, उसी के द्वारा की गई थी। और ये जो व्यवस्था थी ये एक पूर्णतः नई व्यवस्था थी। और इसमें यह पूछा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। यानी दिल्ली सल्तनत में जो एकता प्रणाली स्टार्टिंग की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, ये पूरी तरह से नई थी, ना कि प्राचीन थी। तो ये गलत है इसमें। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। मीर बख्शी का जो पद है दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान हुए हैं उनके शासनकाल में अस्तित्व में आया था। क्या खिलजी का जो पद था उसका, मीर बख्शी का। तो देखो ये मुगल काल में आया था, ना कि खिलजी में। ठीक है, तो देखो ये भी गलत है, ये गलत है ना इसमें। एक होता था दीवाने आरिज, दीवाने आरिज भी पढ़ा होगा। दीवाने आरिज के स्थान पर ही आया था ये मुगल काल में, जो आया था ये मीर बख्शी। ठीक है, तो देखो इसका सही कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव रहेगा? महत्वपूर्ण कथन था यह महात्मा गांधी का कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा। रामगढ़ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता और कराची अधिवेशन, बताइए। देखो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, बाकी ये सभी अधिवेशन देख लो। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कराची अधिवेशन 1931 में। इसी अधिवेशन में कहा था महात्मा गांधी ने, कराची अधिवेशन में, कि गांधी मर सकते हैं परंतु जो गांधीवाद है वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में बेलगाम में, उसमें अध्यक्षता की थी, याद रखना। और जो इन्होंने देखो ये अपना जो कथन कहा था ना, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा अमर रहेगा, ये 1931 में 2 अप्रैल को कहा था। और वो जो इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था यंग इंडिया, यंग इंडिया, उसमें प्रकाशित किया था इन्होंने। ठीक है, यंग इंडिया में, याद रखना। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, यह भी पूछा जा सकता है। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प का जो मसौदा है वो तैयार किया था। मौलिक अधिकारों का मसौदा जो तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने, इसी अधिवेशन में तैयार किया था, कराची अधिवेशन में। आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर होगा आपके सामने 38। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? यह आया था मार्च 1942 में आया था। एक सेकंड, मार्च एम से बना देता हूँ, 1942 याद कर लेना। इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई थी। और इसमें और कौन थे? पेंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये 3 थे इसमें। ठीक है, चौथा देखो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और इसमें भी वो तीनों ही सदस्य थे, लेकिन इसमें कैबिनेट मिशन में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये बता दो। देखो पहले में तो क्रिप्स ने अध्यक्षता की थी, इसमें किसने अध्यक्षता की थी? वैसे इसमें वो तीनों ही सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था उसमें, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस भी था। जैसे क्रिप्स में तो क्रिप्स ने अध्यक्षता की और कैबिनेट मिशन में अध्यक्षता किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन। उसके मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो इसको कर लो आप, 8 अगस्त 1942। ठीक है, और देखो बेवेल प्लान, बेवेल जो प्रस्ताव आया था ये 1945 में आया था। बेवेल प्लान जो आया था 1945 में। ठीक है, तो इसे भी लिख लो। और इसी के टाइम में जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 1945 में, बेवेल के टाइम में ही हुआ था शिमला समझौता। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, भले ही वो शिमला में मौजूद थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था, याद रखना। ठीक है, तो देख लो इसका, ये 1945 हो जाएगा। तो देखो इसमें मिलान करना है। सबसे पहले आएगा एक, सबसे पहले एक आएगा, फिर 1942 सी में भारत छोड़ो आंदोलन है, ये 3 आएगा, फिर आएगा 4 बेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन आएगा सबसे एंड में। 1 3 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोकबरोक भाषा असम राज्य की एक स्थानीय भाषा बोली है। कोकबरोक क्या है? ये असम में बोली जाती है क्या? देखो, कोकबरोक बोली जाती है भाषा जो त्रिपुरा में बोली जाती है, ना कि असम में, और ये त्रिपुरा की स्थानीय भाषा है। ठीक है, कोकबरोक ये पूछा जाता है। त्रिपुरा राज्य में इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा भी मिल चुका है। कब? 1979 में प्राप्त हुआ है। और ये जो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है, ये कोकबरोक जो है चीनी तिब्बती परिवार की। तो देखो, पहला इसमें गलत है। दूसरा है असम राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भाषा है। क्या ये असम राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो देखो, अभी बताया मैंने ये त्रिपुरा की है, तो ये भी गलत है ना। तो दोनों ही गलत हैं। इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही है? सही पूछा था क्या? तो देखो, कोई भी सही नहीं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज क्लास कम ही रहेगी और मेरी एक कोशिश है, देखो काफ़ी लंबी क्लास होती है, 50 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं आगे से अब मैं 40 क्वेश्चन ही रखूँगा। 40 क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, आप करोगे तो। ठीक है, डेली लेते रहना, आपका टाइम भी कम लगेगा। देखो, पहला इसमें वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। क्या ये सही है? तो देखो, सही है। ये वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। पहला सही है बिल्कुल। और ये जो यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी जो कैंपस की जो अवधारणा है ना, ये महाराष्ट्र में, ये पश्चिमी जो देश हैं, यूरोपीय जो देश हैं, वहाँ से ली गई है। और देखो, वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा पश्चिमी देशों से ली गई है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही हैं। और इनके उद्देश्य भी बता दूं, इसकी जो स्थापना का जो उद्देश्य है, सीमित मात्रा में उपलब्ध स्थान का प्रभावी उपयोग करना है इसमें। ठीक है, सीमित मात्रा में जो उपलब्ध स्थान है उसका प्रभावी उपयोग करना। तो ये दोनों ही सही हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, दोनों सही हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे फिर 28वें प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। बाय।